नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम्पलर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी मेंस की स्ट्रेटजी, जो 71th बीपीएससी मेंस होने वाला है उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो उस स्ट्रेटजी में मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा है जिस पे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको पैसेंस रखना है। मैं सारे टॉपिक पे बात करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या होगा बीपीएससी मेंस का। दूसरा पॉइंट है ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तीसरा पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले हैं, और डीआई के लिए आपको क्या करना है। और चौथा, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, यानी जो जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको बेसिक बिल्कुल पता है, जिनको, या मैं ये मानकर चलता हूं जिनको कुछ बेसिक भी नहीं पता है, उनको वो कैसे स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग करना। और छठा, हाउ मे आई हेल्प यू, यानी मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं इस जर्नी में। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर लेता हूं कि मेंस अभी जस्ट पीटी का एग्जाम हुआ है, तो आप लोगों ने आंसर की मिलाया होगा। तो ये मेरा जो है एक्सपेक्टेड, मेरे अकॉर्डिंग ये है, मैं मानता हूं कि जो आपका कट ऑफ रहेगा इसी सब के रेंज में रहेगा। जैसे जनरल मेल के लिए 78 to 81 रहेगा, सेम वे में फीमेल के लिए 68 to 71 रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो मेल है 70 to 73, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 65 to 68, एससी मेल 55 से 58, एससी फीमेल 50 से 53, एसटी मेल 45 to 48 और एसटी फीमेल 40 to 43, और यहाँ ओबीसी के लिए है 74 to 77 और ओबीसी फीमेल के लिए है 62 to 65। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर से थोड़ा सा टफ है, मतलब मैं कह सकता हूँ मॉडरेट टू हार्ड है, क्योंकि करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको मुझे क्या पता, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पता होंगे। जैसे लास्ट ईयर में हम लोग जो, अगर करंट अफेयर्स की बात करें, अगर 35 क्वेश्चन पूछता था तो एटलीस्ट 27-28 लोगों को पता होता था। लेकिन इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, तो इसलिए कट ऑफ लास्ट ईयर से कम जाने की उम्मीद है। तो ये है आपका कट ऑफ का एनालिसिस। अब इसमें प्लस माइनस हो सकता है, +1 या 2 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो तो बात की बात है। फिलहाल मैं ये मानकर चलता हूं कि जिनको भी 75 से ऊपर आ रहा है वो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में आज डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला है सिलेबस। बेसिकली लोगों को सिलेबस नहीं पता होता है। बेसिकली लोगों को क्या है, सिलेबस नहीं पता है। अगर पता भी है तो ऊपर ऊपर पता है। तो आज हम इस वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर सिलेबस है क्या। तो अगर हम बात करें, मेंस में आपको GS1, GS2, एसे और आपका ऑप्शनल पूछा जाता है। अब जीएस पेपर कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लूं। हाँ, जीएस पेपर जो होता है वो आपका क्या है, 300 मार्क्स का होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो इसमें आपका हिस्ट्री पूछा जाता है, हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहां से पूछे जाते हैं? मिड 19th सेंचुरी से, यानी 19वीं सदी के मध्य से पूछा जाता है। और जो भी है इसमें साथ ही साथ बिहार के भी रेफरेंस से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा मॉडर्न हिस्ट्री। प्लस आर्ट एंड कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर के बारे में, यानी बिहार के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा जाता है। प्लस करंट अफेयर्स और डीआई। ये तो है जीएस पेपर 1। नेक्स्ट, अब जीएस पेपर 2 में क्या होता है? पॉलिटी होता है, इंडियन इकोनॉमी होता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया होता है यानी ज्योग्राफी होता है, और साइंस एंड टेक होता है। अब पॉलिटी भी क्या है? पॉलिटी तो पढ़ना ही है, लेकिन एडिशनल आपको क्या पढ़ना है? रेफरेंस टू बिहार, यानी अगर बिहार के रेफरेंस से आप आंसर लिखते हैं, आंसर में आप इनपुट डालते हैं तो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। सेम वे में इंडियन इकोनॉमी तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ स्पेशल रेफरेंस किसका होना चाहिए? अगर इंडिया और बिहार की डालते हैं तो ज्यादा आपको मदद मिलेगा, ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी तो होता ही है, इंडिया का ज्योग्राफी होगा ही, साथ ही साथ अगर बिहार के रेफरेंस में आप फ्लेवर डालते हो तो ज्यादा मार्क्स मिलने का संभावना रहता है, और डालना ही चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक। तो ये है आपका जीएस पेपर 2। नेक्स्ट है थर्ड एसे का पेपर, ये भी 300 मार्क्स का होता है, और मेरा मानिए तो यही डिसाइडिंग होता है। यही क्या है? डिसाइडिंग है। जैसे इसमें एसे पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं?
तो आपका मोरल और फिलोसफिकल टॉपिक पूछे जाते हैं। दूसरा हाइपोथेटिकल ऐसे पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कुछ एग्जांपल भी लिख दिया हूं, जैसे सोशल टॉपिक हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है, या आपको कुछ कहावत जो बिहार में चलता है उसके लिए उसके रेफरेंस से आपको पूछा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये होता है और सेकंड पार्ट आपका प्रोवर्ब और सेइंग जो बिहार में चल रहे हैं उसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट, चौथा है आपका ऑप्शनल पेपर जो कि 100 मार्क का होता है, और ये क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपको सिर्फ इसमें पास करना होता है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। तो ये है ओवरव्यू, यानी आपके सिलेबस में क्या क्या है वो आपको मैंने यहां बताया, जैसे जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे में क्या क्या है। अब अगर हम डिटेल से इसका एनालिसिस करें कि भैया कि हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री लेता हूं, जीएस पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री लेता हूं, तो उसमें क्या आपको एकदम श्योर एंड शॉर्ट टॉपिक जो है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर जो फर्स्ट टाइम मेंस देने जा रहे हैं या एक बार और दे चुके हैं, तो लोगों को पता तो है हिस्ट्री है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको क्वेश्चन कहां से पर्टिकुलर पूछा जाता है वो टॉपिक एटलीस्ट पता होना चाहिए, और वो ऑन टंग होना चाहिए, मतलब आपके लिप पे होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर उसका कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ टॉपिक लिया हूं, अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है कि मेंस में कैसे पूछा जा सकता है और इसकी संभावना क्या है, तो यहां मैं तीनों चीज यहां बताया हूं। फर्स्ट टॉपिक है आपका 1857 की क्रांति। ध्यान रखिएगा मैंने टॉपिक इंग्लिश में लिखा है, लेकिन जो मैं अगर इन फ्यूचर आंसर राइटिंग कर पाऊं या क्वेश्चन दूं तो वो दो बाइलिंगुअल होंगे, दोनों लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 1857 की क्रांति, इसके बारे में इसका पूछा जाएगा, इसका कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ। तो ये सब क्वेश्चन 1857 के क्रांति से आपको पूछे जाएंगे, और ये हर मेंस में आता है और इसका ट्रेंड जो है हाई है। अब दूसरा है नेशनल मूवमेंट, दूसरा टॉपिक है। ध्यान रखिएगा जो टॉपिक यहां लिखा हुआ है वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और आपके पास उसका आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बिना टाइम लिए आप आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है आपका नेशनल मूवमेंट से, यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब ऐसे टॉपिक हैं नेशनल मूवमेंट से जो आपको पता होने ही चाहिए और यहां से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। थर्ड है रोल ऑफ बिहार इन फ्रीडम मूवमेंट, यानी भारत की आजादी में बिहार का क्या रोल है। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ, जैसे ये तो फॉर एग्जांपल अभी आदिवासी मैंने लिख दिया है, तो ये इसके साथ ही आएगा आदिवासी या आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, संथाल आंदोलन या मुंडा आंदोलन, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 क्वेश्चन यहां से आपके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है कुछ पर्सनालिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, टैगोर के बारे में, सहजानंद सरस्वती के बारे में। तो ये सब कुछ पर्सनालिटी हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर है आपका यहाँ किसान आंदोलन, इसके पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था आदिवासी आंदोलन, और क्या है ये किसान आंदोलन। तो एटलीस्ट 13 जो टॉपिक हैं, 13 टॉपिक आपको पता होना चाहिए ही चाहिए, आपके पास उसका प्रॉपर आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए, आपके जबान पे वो रटा होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन पूछे बिना टाइम लिए मैं इसका आंसर कर सकता हूं। तो ये था एनालिसिस हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, दूसरा है आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपको पाल कला, मौर्य कला और बौद्ध और जैन का इसका क्या प्रभाव पड़ा, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, ये सब आपको क्या होना चाहिए, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इन सब पे भी आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात। नेक्स्ट टॉपिक, अगर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी का क्या ट्रेंड है, तो फर्स्ट तो है बिहार की नदियां, जो इसका अगर ट्रेंड देखें तो हर मेंस में पूछा जाता है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी हाई है, यानी हर मेंस में बिहार की नदियों के बारे में पूछा ही जाता है। दूसरा है मृदा की टाइप क्या है, और एग्रीकल्चर, बिहार का एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, या तो ये बिहार के रेफरेंस में भी हो सकता है या इंडिया के रेफरेंस में भी हो सकता है।
और ये बार बार आ रहा है, इसका यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। तीसरा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स ऑफ बिहार, यानी भारत के प्राकृतिक रिसोर्स क्या है, यानी खनिज और वन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी बार बार आ रहा है और इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। चौथा है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, यानी अभी ये रिसेंट ये ट्रेंड ऐड हुआ है और ये उतना नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हाँ ये भी पूछा जा रहा है, यानी ये सब टॉपिक आपको पता होना ही चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं टॉपिक लिख रहा हूं ऐसे हवा में नहीं लिख रहा हूं, ये मैंने पिछले 6 से 7 सालों का जो क्वेश्चन का पैटर्न देखा है, आपके लिए क्या हो जाएगा, वो बेनिफिशियल होगा, इसलिए मैंने एक जगह लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपको मॉनसून, एग्रीकल्चर और रिसोर्स ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हालांकि अभी रिसेंटली ट्रेंड हुआ है या कभी कभी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि हर मेंस में पूछा जाता है या अल्टरनेट कर पूछा जाता है, यानी इस सब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे मैं यहां लिख देता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ और सूखा, तो ये सब भी रेगुलरली पूछे जा रहे हैं और इनका भी जो क्या है ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एटलीस्ट जो यहां 8 से 10 टॉपिक लिखे गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो मेंस का एग्जाम होता है ये बिल्कुल स्ट्रेटजी का एग्जाम होता है। जैसे प्रीलिम्स आपका एलिमिनेशन राउंड होता है, इसमें वैसे बच्चे छटते हैं जो कि वनडे एग्जाम का तैयारी करते हैं लेकिन वो मेंस में फंस जाते हैं। लेकिन मेंस के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा ही वीडियो देखो, आप कहीं से पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मेंस में जाकर क्या लिखोगे, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो एटलीस्ट ये बेसिक जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इससे हटकर भी क्वेश्चन पूछा तो आप आपस में इसको क्या कर सकते हो, इंटरलिंक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर टॉपिक की बात करें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब इसमें आपको पूछा जाता है जैसे भारतीय संविधान, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर मेंस में आते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी हाई है, यानी पूछना ही पूछना है। जैसे डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, और बिहार का गवर्नेंस के बारे में ये बार बार पूछा जा रहा है। केंद्र राज्य संबंध के बारे में, संघवाद और संविधानवाद में क्या है डिफरेंस, ये भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, पंचायती राज और महिला रिजर्वेशन हर मेंस में पूछा जा रहा है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, चांसेस क्या है, वेरी हाई है। नेक्स्ट है करंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी हाल फिलहाल में जो आपके संविधान में क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। जैसे स्पेशली अगर मैं अभी की बात करूं तो रिजर्वेशन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा, जो अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि रिजर्वेशन के लिए, तो ये तो बर्निंग टॉपिक है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चुनाव हो रहा है तो चुनाव में चुनाव आयुक्त की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी बात हो रही है। तो ये सब कुछ टॉपिक जो है वो आपको पता होने चाहिए, इसको तो आपको लिखना ही है और साथ ही साथ इसको में आपको फ्लेवर जो ऐड करना है वह बिहार के रेफरेंस में ऐड करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक है उसको आपको बिहार के रेफरेंस में उसका फ्लेवर ऐड करना है, तब आपको एक्स्ट्रा और मार्क्स मिलेंगे। फिर है बिहार स्पेसिफिक गवर्नेंस एंड स्कीम, जैसे 7 निश्चय योजना, ये सब जो स्कीम चला है अभी, घर घर मुख्यमंत्री वाला, जो अभी महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो सब स्कीम्स के बारे में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के बारे में जैसे इंडियन इकोनॉमी का बेसिक क्या है, जो 5 ईयर प्लान है, नीति आयोग है, तो ये हर बार पूछा जाता है। दूसरा है बिहार का इकोनॉमिक्स यानी एग्रीकल्चर। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को एक साथ मिक्स कर पूछा जाता है, तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऐसा नहीं है कि अगर ज्योग्राफी में ये आ रहा है तो इकोनॉमिक्स में नहीं आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा गया है कि सेम फ्लेवर का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी पूछे गए हैं और ज्योग्राफी में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिहार का इकोनॉमिक्स जैसे एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, सर्विस सेक्टर और सर्विस सेक्टर का क्या है कंट्रीब्यूशन, ये सब के बारे में ये हर मेंस में पूछा जा रहा है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी हाई है। नेक्स्ट है आपका गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, यानी जो पलायन हो रहा है, तो इसका जो है कि स्पेशली कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, यानी बिहार के संदर्भ में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आपको हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाइए, आपको बिहार के रेफरेंस में उसका आंसर लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे दूसरों के कंपैरिजन में।
ठीक है, और इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही हाई है। नेक्स्ट, फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये भी आपको रिसेंट ईयर से ऐड हुआ है और ये इसका ट्रेंड क्या है, इंक्रीज हो रहा है। फिर एक सेंट्रल स्कीम या बिहार का स्कीम, यहां लिखा हुआ है सेंट्रल स्कीम विथ रेफरेंस विथ फोकस विथ बिहार, जैसे मनरेगा, पीएम किसान, डीबीटी, रेगुलर, इसका ये क्या है, रेगुलर पूछे जा रहे हैं और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मॉडरेट टू हाई है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिहार, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब टॉपिक भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सातवां टॉपिक है करंट इकोनॉमिक इशू, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये ज्यादा तो नहीं पूछे गए हैं, एक दो बार पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने सबको यहां क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे इसरो का मिशन है, चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1, यानी ये हर साल पूछा जाता है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही हाई है। ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन है क्या आपका बायोटेक्नोलॉजी, जैसे जीएम क्रॉप्स, स्टेम सेल्स, क्लोनिंग, ये क्या है, वेरी हाई है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही हाई है। फिर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट, ये सब भी आपको टॉपिक क्या करना है, एकदम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछे या इसके थोड़ा सा विपरीत भी पूछे तो आप इसको जो भी आपके टॉपिक है वो अटैच कर कर आप आंसर लिख सकते हो, इंटरलिंक कर कर आंसर लिख सकते हो। ठीक है, फिर है जैसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, डिजीज वैक्सीन, ये सब भी क्या है, इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी क्या है, ये मतलब दो तीन बार पूछा गया है इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। फिर जैसे ये सब बर्निंग टॉपिक है, ये तो इसका फ्रीक्वेंसी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए आपका साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, या सैटेलाइट में कैसे आप हेल्प कर सकता है, तो ये सब क्या है, इसका जो ट्रेंड क्या है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर है आपका आईआर के बारे में। आईआर यानी इंडिया का जो नेबर है, इसमें भी इसमें ज्यादा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आपका इंडिया का जो नेबर है जैसे नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही हाई है। फिर आपका बॉर्डर इशू जो चलता है, ट्रेड वॉर जो चल रहा है, माइग्रेशन जो चल रहा है, या वीजा के बारे में, तो ये सब क्या है, ये सब का फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही हाई है। नेक्स्ट है कि इंडिया का और मेजर पावर जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है, जैसे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है, नेबर के बारे में तो रखना ही है, प्लस आपका जो पावरफुल कंट्री है, पावरफुल कंट्री, उनका इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है, क्या वॉर चल रहा है, क्या ट्रेड उनसे चल रहा है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ संस्थाएं जैसे इंडिया, यूएन, WTO, ब्रिक्स समिट, ये सब आपको क्या है, पता होना चाहिए। यानी पता होने का मतलब यह है कि आपको आंसर बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। अभी भी आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी लगभग 2.5 महीने हैं, और ये टॉपिक अगर आपको पता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको 2-2.5 महीने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे गाइडेंस में पढ़ना है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठाकर पढ़ लें। ठीक है, जो भी पढ़ना है कम पढ़ना है, लेकिन आपको टू द पॉइंट पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, फिर करंट अफेयर्स जो अभी पिछले 3-4 महीने और आने वाले आगे 2-3 महीने में जो भी बर्निंग टॉपिक होंगे वो सब आपको ये क्लियर करना है, मतलब ये याद रखना है और उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका डीआई के लिए क्या करना है। तो डीआई देखिए, डीआई एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 72 आउट ऑफ 72 ला सकते हो। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या पूछे जाता है, तो इससे आपसे वेन डायग्राम, बार ग्राफ, स्पाइरल ग्राफ, टेबल, ठीक है, तो ये सब आपको 3-4 जो टॉपिक हैं
अब इसके लिए बेसिक आपको जो है 3-4 टॉपिक जो है मैथ के वो पता होने चाहिए। फर्स्ट है आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए, कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है, इतना बढ़ा दिया जाए तो क्या डिफरेंस आएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये पहला टॉपिक जो है परसेंटेज, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और ये भी मैं कह रहा हूं कि आपको बस ओवरव्यू होना चाहिए इस टॉपिक का। ऐसा नहीं कि आप एकदम एसएससी का या किसी का सिलेबस लेकर बैठ जाओगे, पहले हम परसेंटेज उससे कंप्लीट करेंगे फिर सीपीएसपी कंप्लीट करेंगे, तो वैसे नहीं है। तो आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया होना चाहिए परसेंटेज का, रेशियो का, एवरेज का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कुछ ऐसे टॉपिक जो बेसिक हैं, ये आपको पता होने चाहिए। आप 72 आउट ऑफ 72 ला सकते हो, ठीक है। हाँ, अब मेन मुद्दा है कि ठीक है डीआई के लिए क्या करें। तो डीआई के लिए या तो आप प्रैक्टिस करो, या मैं इतना हेल्प कर सकता हूं कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहां सॉल्व करवा दूंगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि देखिए मैं रेगुलर क्लास तो नहीं लूंगा, क्योंकि कोई भी मेरा ऐसा लाइव क्लास आएगा नहीं, क्योंकि उतने सब्सक्राइबर हैं भी नहीं। मैं यही कर सकता हूं कि आपको वीडियो जो भी है, जैसे 17वीं का हो गया, 69th का हो गया, 68th का हो गया, ये मेंस का क्वेश्चन जो है मैं यहां वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग कैसे करना है। चलिए सबसे पहली बात तो थी सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है मुझे सिलेबस पता हो गया। क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं ये पता होने चाहिए, ये भी चलिए मुझे क्वेश्चन पता चल गया। अब लेकिन उस क्वेश्चन को लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं ऐसे 2 मिनट में आपको बता दूं, ठीक है, कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। ये मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि जिन्होंने आज तक आंसर राइटिंग नहीं किया है वो कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, वो कैसे कर पाएंगे अच्छे तरीके से, ये मेरा मेन मोटो है। तो इसको मैं हवा में ऐसे ही 2 मिनट में नहीं समझा सकता हूं। इसके लिए मैं प्रॉपर इसका एक वीडियो लाऊंगा, और वीडियो तब लाऊंगा जब आप कमेंट में बता दीजिएगा। सभी लोगों को कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा और आपको आंसर राइटिंग के बारे में वीडियो जानना है या नहीं है। तो पहले तो वो आप बता दो, कमेंट में बता देना, फिर मैं उस हिसाब से आंसर राइटिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगा। एक क्वेश्चन लूंगा, एक पॉलिटी का क्वेश्चन लूंगा, एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लूंगा, तो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके से, इस फॉर्मेट से, और ये पॉइंट लिखना चाहिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं स्पेशल एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब इस 2 से 3 महीने के जर्नी में मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं इस तरीके से हेल्प कर सकता हूं कि मैं क्या करूंगा, जैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, चाहे वो पॉलिटी हो, तो जिस हिसाब में कमेंट रहेगा उस हिसाब से उस टॉपिक को यानी उस सब्जेक्ट को मैं पहले उठाऊंगा। जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं पॉलिटी के, जैसे अगर बात करें अभी पीछे मैंने जितने भी पॉलिटी के टॉपिक बताए हैं उन सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और उन सारे टॉपिक का आंसर राइटिंग जो है मैं यहां करवा दूंगा आपको। ये लाइव नहीं होगा, अगर स्टूडेंट का डिमांड रहेगा तो लाइव क्लासेस भी होंगी, क्योंकि मैं एक सिंगल हूं, ऐसा कोई मेरा टीम नहीं है जिसको मैं कह दूं और वो एडिट हो जाए, वो वैसा कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास। मैं जॉब भी करता हूं, मैं टाइम निकालकर आपके लिए ये वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, ठीक है। तो कमेंट के हिसाब से जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कमेंट होंगे मैं उस सब्जेक्ट को उठाऊंगा, और जितने भी टॉपिक मैंने लिखवाया है वो सारे पे मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। और दूसरा कोई सजेशन अगर आपको देना है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो ये था आपका, और कोई स्लाइड तो नहीं बचा है, नहीं, ठीक है। तो ये था आपका बीपीएससी जो 71वीं मेंस होने वाली है उसके बारे में बेसिक स्ट्रेटजी। ध्यान रखिएगा वर्ड टू वर्ड जितना मैंने आपको सिलेबस बताया है एटलीस्ट
आप उतना भी कर लो, वही टॉपिक कर लो, तो आप जब आप मेंस का एग्जाम देकर आओगे तब आप जरूर बताना कि कितना बेनिफिशियल रहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इससे कम टाइम में, अगर जो फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप मेंस दे रहे हो, तो इससे कम टाइम में इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, ये इम्पॉसिबल है, ये होने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कभी ये मत घबराओ कि मुझे नहीं लिखना आता है, बाकी लोग अच्छा लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब आप जर्नी स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि जैसे अब मैं 3 आंसर राइटिंग की बात करता हूं। सबसे आपको बेसिक स्टेप क्या करना है, पहले आप उस टॉपिक को पढ़ो, फिर आप उसको पढ़ने के बाद आप जो आपने पढ़ा है उसी को लिखो, ठीक है। और थर्ड जो है वो एनालिसिस करो, कि 3 ही स्टेप तो करना है। टॉपिक पढ़िए, उसके वो लिखिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि हाँ आपने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कौन कौन सा चीज छूट गया है। जैसे 10 पॉइंट पढ़े, लिखने के टाइम आपको 2 ही पॉइंट याद आया, तो 8 पॉइंट तो छूटा ना। तो फिर जब आप एनालिसिस करोगे तो वो याद रहेगा। तो ये जो है आंसर राइटिंग है, ये प्रैक्टिस का चीज है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्ञाता हो, आपको बहुत चीज पता है, आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे मेंस में, ऐसा नहीं होने वाला है। और कोई कह रहा है तो ये भी गलत है। आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप आंसर जो है एग्जाम में वो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका, ठीक है। तो बेसिक स्टेप, फिलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आंसर राइटिंग कैसे करना है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि सबसे पहले आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद वही चीज को लिखिए और जो पॉइंट छूटा है उसको एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। और जो भी स्लाइड था, जो भी टॉपिक था, मैंने लगभग सारे पॉइंट को बता दिया है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें लगता है कि सर ने ये नहीं बताया, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी आए, क्योंकि अगर मैं किसी चीज में एफर्ट डाल रहा हूं तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग टॉपिक को लेकर। थैंक यू।